तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इमानुएल कांट के द फिलोसफी या यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट या जस्टिस मतलब उनकी जो लॉ ऑफ का राइट जो अधिकार या जस्टिस न्याय का क्या सिद्धांत था उसको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे जानेंगे या समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एज अ सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ मॉरल प्रैक्टिकल रीजन द कैटेगरिकल इम्पेरेटिव इज according to Kant valid not only for our inner world of thoughts, convictions, motivations, etc., but also फॉर आवर आउटर एक्सटर्नल वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, इमानुएल कांट का ये मानना था ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट या जस्टिस जो है ये सिर्फ हमारे अंदरूनी दुनिया जो कि हमारे चिंता थॉट्स हमारे सोच या हमारे विश्वास या रीति नीति या हमारे जो मोटिवेशन है जो भी हमें मोटिवेट करता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस तक सीमित नहीं है, बल्कि जो हमारे दैनंदिन जीवन में जो हम बाहरी दुनिया जो कहा जाता है, जो हमारे रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरे आम लोगों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ हमारा जो भी आदान प्रदान या लेन देन होता है दैनंदिन जीवन में, वहाँ तक भी इसका सीमा उसका ये लॉ एप्लीकेबल होता है। मतलब ये सभी हमारे जीवन के सभी मतलब सभी सेक्टर्स में सभी स्तर में ये लॉ प्रयोग होता है या इसके लॉ का उपयोगिता होती है। अभी जो दोस्तों ये जो हमारे जो बाहरी दुनिया की जो हमारे रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप कहते हैं, जो कांट जो दूसरे लोगों के साथ विद अदर ह्यूमन बींग्स, ये आपका स्पेस टाइम और स्पेस कॉन्स्टेंट से मतलब ये अनअवॉइडेबल है। मतलब ये हम कभी भी इसको टाल नहीं सकते। हमें दुनिया जीवन में अगर रहना है, अगर दैनंदिन जीवन को हमें एक नॉर्मल रूप से हमें व्यतीत करना है तो हमें दूसरे लोगों के साथ हमें तालमेल बना के रखना होगा, दूसरे लोगों के साथ हमारा इंटर रिलेशनशिप बना के रखना होगा। और इसीलिए ये मतलब इट्स वो कहते हैं ए वर्ल्ड ऑफ अनअवॉइडेबल स्पेस एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स ऑन आवर फ्रीडम ऑफ एक्शन। जो हमारे जो एक्शन जो हमारे कार्य का जो फ्रीडम है, स्वाधीनता है, जो हमारा मन मुताबिक हम काम करते हैं, तो उस पर समय का और जगह का, स्पेस एंड टाइम का कॉन्स्टेंस एक सीमा हद मतलब एक हद लगा दे, हदबंदी कर देती है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी एक्शंस कर सकते हैं जो कि दूसरों को क्षति पहुंचा के, दूसरों की राइट्स को हानि करके हम कोई भी एक्शन कर सकते हैं या दूसरे की जगह स्पेस भी हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं अनलॉफुली। इसके लिए हमें जो टाइम एंड स्पेस कॉन्स्टेंट को हमें मानना ही होगा, ये अनअवॉइडेबल है, उसको हम कभी भी टाल नहीं सकते। तो उस नियम को हमें मान के ही चलना होगा, क्योंकि हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी हम जगह ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी हमारा जो स्पेस का जो हमारा जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पेस हम मूवमेंट, वो भी हमारे दूसरे लोगों के फ्रीडम को मान के ही, या कोई भी एक्शन को हमको करने का जो हमारा जो फ्रीडम है, हमारे मन मुताबिक कोई भी काम करना, वो भी हमें दूसरों की राइट या दूसरे की जो अधिकार है उसकी खनन ना हो, उसका हानि ना हो, उसको सोच के ही हमें वो हर कदम को बढ़ाना होगा, हर एक्शंस को करना होगा। इसीलिए ये एक मतलब इसकी सीमा हद है, इसका एक बंधन में बंधा हुआ है। तो हमारा जो फ्रीडम्स, कोई भी फ्रीडम है या जो राइट्स है, वो यूनिवर्सल नहीं, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है, उसमें हदबंदी है, उसमें कॉन्स्टेंट्स है। ये स्पेस का भी कॉन्स्टेंट हो सकता है या टाइम का भी कॉन्स्टेंट या मतलब जो सीमाबद्ध या एक बंधन, एक लिमिट होती है। तो ये लिमिट को हमें मान के ही चलना होगा। और इस सीमाबद्धता को जो बंधन है, कांस्टेंट है, उसकी उदाहरण देके कांट ये कहते हैं, फॉर इंस्टेंस वी कैनॉट ऑल बी एट द सेम प्लेस और ऑक्यूपाई द सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम। देखिए, हम अगर कहीं भी कोई भी जगह में खड़े हुए हैं तो हम सभी लोग उसी जगह में खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई अगर हम खड़ा होना कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहाँ पे खड़ा है, अगर हम उसकी जगह में खड़ा होंगे तो उसको हम लोग क्षति पहुँचाएंगे या उसको वहाँ से हटा के या उसके ऊपर चढ़ के हमको वहाँ पे उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना होगा। इसका मतलब हम उसकी जो फ्रीडम है उसकी हम उल्लंघन कर रहे हैं, उसका हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो यू कैनॉट बी ऑल बी एट द सेम प्लेस। तो कांट कहते हैं हम लोग सभी लोग एक ही जगह में एक ही समय में सभी लोग एक जगह नहीं हो सकते हैं। और ऑक्यूपाई द सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम, मतलब हम लोग एक ही जगह को सभी लोग एक साथ हम अधिकार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें तो फ्रीडम मूवमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी लोग एक ही साथ उस जगह में हम जा सकते हैं या चल सकते हैं। देखिए कि जैसे एक रेलवे स्टेशन हो गया, तो वहाँ पे जो व्यक्ति प्रथम गया है तो उसी का अधिकार होगा वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म में बैठने का। अगर वहाँ ये नहीं हो सकता कि जो भी आदमी जाएगा उस प्लेटफॉर्म में बैठने का सभी का एक साथ अधिकार हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, किसी का भी अधिकार का कायम मतलब किसी को भी अपना अधिकार पालने के अधिकार मानने के लिए वो सक्षम नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के अधिकार का हानि पहुँचाएंगे, दूसरे के अधिकार को
अपने अधिकार जमाने के बाद में उसकी अधिकार को हम लोग खंडन करेंगे, उसकी जो अधिकार है स्पेस का वो हम लोग उल्लंघन करेंगे। तो इसीलिए ये इसकी भी सीमा बंधा हुआ है, और इसीलिए वो कहते हैं ये इज़ अनएबल टू स्पेस एंड टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब सभी लोग एक ही जगह में मतलब एक समय में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो पहले गया है उसी का वहाँ पे राइट होता है उस समय रहने के लिए। Accordingly, the categorical imperative of moral practical reason as applicable to an external realm of action contains the law of principle of right or justice for making my freedom of external action compatible with everyone else freedom of external action। और ये जो कैटेगरी इम्पेरेटिव जो न्यायिक या प्रैक्टिकल कारण से जो भी हमारा जो फ्रीडम है वो आपका रिएक्शन कॉन्टेंस लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ राइट। यहाँ पे लॉ ऑफ एक न्याय प्रिंसिपल ऑफ राइट अधिकार या जस्टिस का एक प्रिंसिपल लागू होता है फॉर मेकिंग फ्रीडम एक्स्ट्रा, जो हमारे जो बाहरी जो भी कार्य का दैनंदिन फ्रीडम एक्स्ट्रा एक्शन, ये हमें तब तक हमें फ्रीडम मिल सकती है जब तक ये कंपैटिबल होगा दूसरे की किसी अन्य की अगला का फ्रीडम ऑफ एक्शन का हनन ना हो, उसकी क्षति ना हो। हम जब तक हम दूसरे की फ्रीडम ऑफ एक्शन को हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे, उसकी अधिकार को उल्लंघन नहीं करेंगे, तब तक हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सटर्नल एक्शन कायम रहेगा। और जब ये दूसरे की फ्रीडम एक्शन को हनन करेगा तो ये फ्रीडम नहीं रहेगा, ये बल्कि एक वायलेशन हो जाएगा। तो यही कांड कहते हैं लॉ और प्रिंसिपल ऑफ राइट या जस्टिस। और इसी संदर्भ में कांट लिखते हैं राइट क्या है? राइट इज़ द टोटलिटी ऑफ कंडीशंस, तो सभी कंडीशंस का समूह है, टोटल कंडीशंस अंडर विच द विल ऑफ वन पर्सन, जहाँ पे एक व्यक्ति की इच्छा कैन बी यूनिफाइड विद द विल ऑफ अनदर अंडर यूनिवर्सल लॉ ऑफ फ्रीडम। मतलब एक व्यक्ति की जो इच्छा है, उसकी जो मनोकामना है, वो दूसरे की मनोकामना का साथ हम मतलब एक साथ हमें पूर्ति होती है, मतलब उसकी मनोकामना सभी की मनोकामना में सम्मिलित होती है, मतलब उसकी विल, उसकी जो हित सभी के हित में सम्मिलित होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ फ्रीडम, मतलब उसकी फ्रीडम, सभी की फ्रीडम में ही उसकी अपनी फ्रीडम है, ये उसकी अधिकार है, ये उसकी यूनिवर्सल राइट में सम्मिलित होता है। तो आगे क्या कहते हैं कांट? ही फॉर्मुलाइज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ राइट, जो रेक्ट कहते हैं वो, और जस्टिस एज फॉलोज एवरी एक्शन इज जस्ट दैट इन सेल्फ और इन इट्स मैक्सिम इज सच द फ्रीडम ऑफ द विल ऑफ ईच वन कोएग्जिस्ट विद द फ्रीडम ऑफ एवरी वन इन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ। तो ये जो आगे का डेफिनेशन है उससे ही मिला जुला है कि एवरी एक्शन इज जस्ट, कोई भी एक्शन कार्य को जस्ट न्याय संगत कहा जा सकता है, वो तब कब कहा सकता है क्योंकि द फ्रीडम ऑफ द विल ऑफ ईच वन, मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसकी स्वाधीनता, इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार चलने का जो फ्रीडम है, जो स्वाधीनता है, वो दूसरे की फ्रीडम के साथ तालमेल बजा के चलती है। जो यूनिवर्सल लॉ है, न्याय है, उसको मानते हुए उसकी जो सभी की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसकी अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में सम्मिलित होती है। मतलब उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दूसरे की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को हानि जब तक नहीं पहुंचाएगा तब तक उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बरकरार रहेगी। और ये है उसका मतलब एवरी एक्ट, मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ राइट या न्याय में सम्मिलित होती है ये। और इसी जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ फ्रीडम है या रेक्ट है या जो राइट है, उसकी एक वेरिएंट, उसकी एक दूसरा रूप वो देते हैं। ही आल्सो गिव वेरिएंट ऑफ द सेम लॉ एज act externally in such a way that the free use of your will is compatible with everyone according to a universal law। मतलब आप बाहरी दुनिया में दैनिक जीवन में इस तरह कार्य करें, इस तरह एक्ट करें कि आपका जो स्वाधीनता है, आपका इच्छा शक्ति का फ्री यूज, आपका जो मनो इच्छा जो पूर्ति करने के लिए जो भी आप कार्य करेंगे, इस कॉम्पेटिबल एवरीवन, उसकी सभी के मतलब सम्मति अनुसार होना चाहिए, किसी की व्यक्तिगत स्वाधीनता को उल्लंघन करके नहीं होना चाहिए। तो ये आपका यूनिवर्सल जो लॉ है उसी के अनुसार ये लॉ, ये राइट हमें यूज़ करना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट और जस्टिस इज ए जुरिडिकल लॉ विच अनलाइक एन एथिकल लॉ which regulates our inner world of thoughts, motivation, etc., legitimize in accordance with the categorical imperative the use of coercion for its implementation। और ये जो एक्सटर्नल राइट है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट है या जो रेक्ट है या जस्टिस है, ये जुरिडिकल लॉ है, मतलब ये न्याय या कोर्ट के मतलब कोर्ट उसको एनफोर्स कर सकता है। जैसे कि हमारा जो फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स है, ये अंडर परव्यू होता है जुडिशियल, मतलब आपका
ये जस्टिसेबल है, मतलब क्योंकि ये हम अगर इसकी उल्लंघन होती है या हम दूसरे की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो ये वो हम न्याय के हम सहारा ले सकते हैं उसको कायम करने के लिए। कुछ अलग जो ये एथिकल लॉ जो नैतिकता है वो तो अपने सोच विचार के अनुसार होता है। कोई भी चीज़ हमें भला करना चाहिए, दूसरे की भला सोचना चाहिए, दूसरे के लिए भले के लिए काम करना चाहिए, ये हमारे अंदर अंतरात्मा की जो लॉ है उसके अनुसार चलता है। लेकिन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट या रेक्ट या जस्टिस जो है इसको कायम करने के लिए लॉ, जुडिशियल लॉ या हम कोर्ट कचहरी की यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फोर्स भी इंप्लीमेंट करना पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ कोर्शन फॉर इस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसकी अगर उल्लंघना हो तो लॉ, पुलिस प्रशासन इसकी सहायता या इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इसको कार्य कर सकते हैं, इसको कार्य में लगा सकते हैं। और ऐसा होता भी है, ऐसा मतलब कई देशों में, मतलब सभी देशों में इस तरह हम कोर्ट कचहरी पर लॉ को कभी कई बार उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोग दूसरे की जो लॉ है, राइट्स है, उसको वायलेट करते हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्शन या फोर्स की भी हम सहायता ले सकते हैं। और इसी संदर्भ में कांट लिखते हैं, माई एक्सटर्नल एंड राइटफुल फ्रीडम शुड बी डिफाइंड एज ए वारंट टू ओबे नो एक्सटर्नल लॉज एक्सेप्ट दोज टू विच आई हैव बीन एबल टू गिव माई ओन कंसेंट। तो जो वो कहते हैं मेरी बाहरी या राइटफुल फ्रीडम, जो बाहरी दुनिया में जो भी मेरी राइटफुल फ्रीडम है, जो स्वाधीनता है, उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमें इसी की मतलब उसी नियम को हम पालन कर सकते हैं, उसी नियम का अधीन हम होंगे जिसके लिए मैंने अपने स्वेच्छा से उसको सम्मति दिया है कि उस नियम को मैं पालन करूँगा, या उस नियम पालन करने से मुझे अगर उस नियम का अगर मैं उल्लंघन करता हूं तो मुझे कानूनी तरफ से मुझे दंड भी दिया जा सकता है। वो अपने स्वेच्छा से अगर उसमें सम्मिलित उस नियम को पालन करना चाहता हूं, तभी उसको मतलब यूनिवर्सल राइट या एक्सटर्नल राइट को सही तरह से माना जा सकता है। अगर मेरी इच्छा ना हो, दूसरे लोग अगर वो बलपूर्वक मुझे थोप दिया जाए, तो वो मेरा राइट नहीं रहेगा, फ्रीडम नहीं रहेगा, बल्कि वो मुझे दिया गया गुलामी हो जाएगा, वो फ्रीडम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें मेरी कॉन्सेंट या इच्छा शक्ति नहीं है। सिमिलरली एक्सटर्नल एंड राइटफुल इक्वालिटी विद इन ए स्टेट इज दैट रिलेशनशिप एमंग सिटीजन वेयर नो वन कैन पुट एनीवन एल्स अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन विदाउट सबमिटिंग साइमल्टेनियसली टू ए लॉ which requires that he can himself be put under the same kind of obligation by the other person। और जो एक्सटर्नल, जो बाहरी, जो या राइटफुल इक्वालिटी, समानता कब आएगा? एक राज्य में जब ही आएगा जहाँ पे कोई भी नियम कानून किसी पे भी कोई मतलब थोप नहीं सकता, कोई भी नागरिक किसी पे भी कोई नियम उस पर लागू नहीं कर सकता, उसको बाध्य नहीं कर सकता उस नियम को मानने के लिए, जब तो वो खुद नहीं ये स्वीकार करेगा कि उसको भी वही लीगल प्रोसेस उस पर भी एप्लीकेबल होगा अगर वो कानून या नियम वो उल्लंघन करता है। तो जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे केस करता है, थोपता है कि अगर ये मेरा ये हक को मतलब ये खनन कर रहा है, मेरा ये स्वाधीनता को खर्ब कर रहा है, तो मैं उस पर ये इसलिए इसको ये मतलब केस कर रहा हूँ, इस पर कानून का सहायता ले रहा हूँ। लेकिन अगर वो उसको ये भी स्वीकार करना होगा, अगर उसी जगह में अगर वो भी किसी और का अगर फ्रीडम को, स्वाधीनता को, या उसकी जो न्याय है, उसकी जो राइट है, उसका अगर उल्लंघन करे, तो वो भी उसी न्याय के प्रोसेस से वो खुद भी उसका अंतर्लीन होगा। जब तक वो ये स्वीकार करेगा तब तक ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट या जो इक्वालिटी है, तब तक एक राज्य में नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक रूप में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी नियम किसी एक तरफा नहीं हो सकता, ये सभी के लिए यूनिवर्सल होना पड़ेगा, सभी के लिए एक समान का लॉ पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो राजा हो या भिखारी हो, सभी के लिए जो न्याय है सभी के लिए इक्वल होना पड़ेगा, सभी को सेम एक ही तरह का नियम का पालन करना होगा, और सभी का जो राइट है, फ्रीडम है, सभी का समान है। कोई भी एक दूसरे की राइट्स को हनन नहीं कर सकता, खर्ब नहीं कर सकता, और उसके लिए सभी के लिए न्याय का जो प्रोसेस है सभी के लिए सेम होगा। और अंत में कांट क्या कहते हैं? कांट गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट हिज यूनिवर्सल प्रिंसिपल जस्टिस और राइट हैज़ ए conjoint principle which regards as just the resort to universal reciprocal coercion with the freedom of others। मतलब इसी संदर्भ में कहते हैं कि जो यूनिवर्सल कोर्शन है, जो बल है किसी पे थोप देने के लिए, जिससे कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय या राइट, अधिकार कायम हो, वो सभी के लिए समान जब तक नहीं होगा, मतलब रिसिप्रोकल नहीं होगा। यूनिवर्सल अगर दूसरे के लिए ये अगर न्याय लागू होता है तो मुझ पर भी ये लागू होगा। तब जब ये सिस्टम रहेगा तब ये आपका यूनिवर्सल जस्टिस या
राइट आपका कायम होगा। अगर इसका अगर नियम का उल्लंघन होता है कि अगर एक तरफा हो जाता है, किसी एक तबके के लोगों के लिए हो जाता है ये राइट, सभी के लिए जैसे कि शासक वर्ग सिर्फ जो प्रजा के लिए अगर ये न्याय या राइट थोप देता है, कानून थोपता है, और जो शासक वर्ग के लिए ये कानून अगर प्रयोग नहीं होता है, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस या राइट नहीं होगा। तो यही था सारांश आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट या जस्टिस, जो कि सभी लोगों की स्वाधीनता और इच्छा में ही मतलब सम्मिलित होता है। नीच स्वाधीनता या इच्छा शक्ति, मतलब सभी की फ्रीडम में ही, सभी के न्याय में ही, मतलब एक व्यक्ति का न्याय या उसकी फ्रीडम सम्मिलित होता है। उसका राइट, अधिकार या जस्ट न्याय सभी दूसरों की स्वाधीनता में ही उसका स्वाधीनता होती है। मतलब ये यूनिवर्सल होगा, मतलब एक तरफा नहीं होगा। मतलब सब अगर न्याय अगर यूनिवर्सल होगा, कानून अगर अंधा होगा, तभी मतलब ये प्रैक्टिकली सही कानून होगा। अगर ये पक्षपात करेगा, ये किसी एक समुदाय के लिए होगा, एक गुट के लिए होगा, एक जिसके हाथ में पावर है, अगर उसी के हाथों में अगर उसी के लिए अगर राइट या फ्रीडम होगा, तब ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ जस्टिस या राइट आपका कायम नहीं होगा। तो दोस्तों यही था सारांश आपका इमानुएल कांट का यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट या जस्टिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।